फ्रंट के एमडी एंड सीईओ चंद्रेश, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ पे आपका स्वागत है। चंद्रेश, देखिए ये वो वाला माहौल बना है इस समय जब मैक्रो हेडविंड्स मार्केट के ऊपर काफ़ी मंडरा रही हैं और प्रेशर दे रही हैं, और लोग वापस से ड्राइंग बोर्ड पे जाके मार्केट के वैल्यूएशंस की चर्चा कर रहे हैं। इंडिया मार्केट वैल्यूएशन अपने 10 ईयर एवरेज के हिसाब से, आपके हिसाब से फेयर वैल्यू इस समय कहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट आपको आता हुआ दिखता है, और फेयर वैल्यू क्या है? आप अर्निंग्स क्वालिटी कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है वैल्यूएशंस में आपके हिसाब से? जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो आपने बहुत देखे ही हैं। तो बहुत बढ़िया सवाल है आपका। इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। मार्केट में थोड़ा मोमेंटम लास्ट नवंबर से कम हो गया है। मोमेंटम जब खत्म होता है, स्टॉक चल नहीं रहे होते हैं, तो लोग सोचते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दो तीन प्रॉब्लम्स तो आई थिंक सबको पता ही है। ऑयल प्राइसेस हो गया और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स का जो राइज है। पर जब इंडियन मार्केट की बात करें, हम लोगों का मानना हमेशा से ये रहा है कि अगर कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आती रहेगी तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब शॉर्ट टर्म की रहती हैं, और 1-2 साल 3 साल वाले इन्वेस्टर्स को काफी फायदा हो सकता है अगर वो उन कंपनीज में रहते हैं जहाँ पे ग्रोथ आती है। बात रही वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशंस एक साइकिल रहती है। जब इंटरेस्ट रेट्स लो है, रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, रिस्क ऑन जिसको हम बोलते हैं उस स्टेट में मार्केट है, तो पीपल आर ओके टू पे हायर वैल्यूएशंस। आज माहौल थोड़ा सा फर्क है, पर मेरे हिसाब से जो फंडामेंटल है, जो कि पिछले 3-4 साल के कंपैरिजन में आज काफी अच्छा है। बजट आके गया है, ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है। तो जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ हमको इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में दिख रही है वो आज काफी अच्छी है। नाउ ये कॉल लेना कि क्या राइट पीई है, पीई एक सिंगल नंबर नहीं हो सकता है, एक रेंज होना चाहिए। और उस हिसाब से देखें तो सेक्टर बाय सेक्टर, स्टॉक बाय स्टॉक जाके देखना पड़ेगा कि ये करंट वैल्यूएशन जो पैरामीटर्स है, जैसा आपने कहा कि 10 साल के एवरेज से हम लोग का पी ज्यादा है। कुछ तो ऑब्वियसली है, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लास्ट 1-1.5 साल का चला है उस वजह से भी तेज है। पर दूसरा आई थिंक फंडामेंटली, जैसे मैंने कहा, इकोनॉमी ग्रोथ है, उसकी वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अगले 3-4 साल के लिए काफी अच्छी दिखती है। तो मुझे लगता है एक दो से फिलहाल कुछ सेक्टर्स को छोड़ के आई थिंक मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। अगर आप फाइनेंशियल्स देख लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख लीजिए, केमिकल्स देख लीजिए, मेटल्स देख लीजिए, काफी सारी जगहों पे वैल्यूएशन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, शॉर्ट रन में क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल गए, इनमें थोड़ा करेक्शन हो सकता है एक्सेट्रा, वो सब पॉसिबल है। पर मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, ऐसा बहुत कम टाइम में देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज अच्छा करने का पोटेंशियल दिखा रही होती हैं। हम लोगों के मार्केट में लास्ट 7-8 साल से नैरोइंग जिसको हम बोलते हैं, बहुत कम कंपनीज अच्छा कर रही थी, अभी वो ब्रेथ बहुत बढ़ गई है। और मार्केट ने उसको पहचाना भी है, उसी वजह से स्टॉक्स के भाव ऊपर है और पीई ऊपर है और एक्सपेक्टेशंस है। बट वो एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल से रैशनल है। कहीं कहीं पे सर्टनली इरैशनल कभी कभी हो जाती हैं, पर ओवरऑल आई थिंक आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस ऑफ द मार्केट। अब देखिए 5% इधर उधर तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। जी चंद्रेश जी, आप अच्छा कैविएट आपने दिया, और ये ज़रूरी है। बहुत लंबी अवधि में तो 12 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड से 25 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड में घूमता है बाजार, तो 10-20% ऊपर नीचे तो वॉलेटिलिटी निवेशकों को डाइजेस्ट करना सीखना भी पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आ रही हैं, जिस हिसाब से चौथा क्वार्टर होगा, चौथा या पांचवा क्वार्टर है जब अर्निंग्स काफ़ी हेल्दी की तरफ दिख रही है। आपको लग रहा है कि ये अर्निंग साइकिल ड्यूरेबल है, 3 से 5 साल लगता हुआ नजर आता है, या इन्फ्लेशन वगैरह और सब चीजें इसको डिरेल कर सकती हैं? तो रिस्क हमेशा रहता है। देखिए मार्केट में क्या है, दो चीजें हैं, कुछ चीज पॉजिटिव होती है और कुछ चीज नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव में है कि भाई हमारी इकोनॉमी कोविड के डाउनटर्न के बाद अब रिकवर कर रही है, बहुत सारा कुछ बजट में और उसके अलावा गवर्नमेंट ने पॉलिसीज वगैरह के हिसाब से सपोर्ट फॉर लार्ज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह। सो
ये सब चीजें जो थी इकोनॉमी सेंसिटिव सेक्टर्स अगर आप देखिए लास्ट 5-7 साल से काफी वीक परफॉर्म कर रहे थे आई थिंक। एंड वो एक बहुत बड़ा नंबर है, नंबर ऑफ कंपनीज जिनको इम्पैक्ट करता है। तो ये 3-4 साल तो मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल आएगा, क्रेडिट ग्रोथ आएगा, कंजम्पशन थोड़ा उसका जो डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट है, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ आएगा। तो आपका जो सवाल है कि ये ड्यूरेबल दिखता है, हाँ ये ड्यूरेबल दिखता है। अगेन आप बोलेंगे कैविएट, बट रिस्क क्या है? रिस्क ऑब्वियसली ऑयल है। अगर ऑयल बहुत ऊपर चला जाता है देन वी विल हैव अ प्रॉब्लम कंजम्पशन बास्केट में। कंजम्पशन जिसको हम डिस्पोजेबल एक्सपेंडिचर बोलते हैं या डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, वो कम हो जाती है। रूरल में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल ही रहा है जिसको हम जानते हैं। पर इन सब से आप, जिससे अभी बाजार थोड़ा टाइम के लिए थोड़ी गिराव के हालत में है लास्ट 3-4 दिन से, उस टाइम पे हम अगर ये नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से दिक्कत हो जाएगी। इन दोनों को बैलेंस करके रखना और ये देखना कि कौन सी कंपनी एक स्टेडी ग्रोथ दे सकती है 3-4 साल। मुझे लगता है कि इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स हमारे 200-250 कंपनीज जो थे 15 से 20%, कुछ तो उससे भी ज्यादा लेवल ऑफ ग्रोथ उन्होंने दी है। और ये एनवायरनमेंट एक्चुअली मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा कंपनीज अगले 3 से 4 साल तक ग्रो कर पाएंगी। जैसे मैंने कहा, बैंकिंग है, होम इम्प्रूवमेंट है, कंज्यूमर्स है, आईटी तो वैसे ही अच्छा चल रहा है। सो बहुत बड़ा जो पहले जो था, बहुत छोटे पॉकेट्स होते थे ग्रोथ के, अब ये मेरे ख्याल से बहुत ब्रॉड सेक्टर्स हैं जिसमें कि अगले 3 से 4 साल तक अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। तो ये ड्यूरेबल है मेरे ख्याल से। Morning, Mr. Chandresh. Pleasure to have you on Swadesh. ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म होराइजन में अच्छे इंडिकेटर्स है जो इंडिया को एक फेवरेबल इमर्जिंग मार्केट बनाते हैं, लेकिन अब इस वक्त यहाँ से अगर 6 से 8 महीने के लिए देखें, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म के लिए व्यू समझना चाहें, एफआईज की सेलिंग आपके लिए कितनी बड़ी चिंता है? हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से एफआईज की लगातार सेलिंग है। बीच बीच में कुछ दिन ही ऐसे रहे जब उन्होंने अपनी सेलिंग बंद की हो या फिर थोड़ी सी बाइंग शुरू की हो। चॉपी क्या लग रहा है कि यहाँ से अब आने वाले कुछ महीने क्या इसी तरह के चॉपी ट्रेड्स, चॉपी सेशंस ही रह सकते हैं? क्योंकि हेडविंड्स, डिस्ट्रप्शंस इस साल के लिए पहले ही एंटिसिपेट की जा रही थी, बहुत जगह एक्सपर्ट्स ही बात कर भी रहे हैं। तो वो इंटैक्ट रहेंगे फैक्टर्स जिनके कारण एफआईज का शायद वो वॉल्यूम हमें नहीं देखने को मिलेगा। और एफआईज की सेलिंग आपको लगता है आपके लिए कितनी बड़ी चिंता, और क्या आगे 6-8 महीने में भी इसी तरह के चॉपी सेशंस रहेंगे? देखिए, एफआईआईज का फ्लो कैसा रहेगा ये एकदम से फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल है। उसमें भी 2 फोर्सेस हैं। एक तो कि भाई ग्लोबल वॉलेटिलिटी रहेगी तो एक रिस्क ऑफ हो सकता है, पर दूसरे कई लोगों का मानना ये भी है कि अगर यूएस और बड़ी अदर इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा हलचल और वॉलेटिलिटी रहेगी तो कौन सी इकोनॉमीज को इस साल बेनिफिट होना चाहिए। पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि डॉलर वीकर होगा वगैरह, जिससे जो कि हमेशा से इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव रहा है। कैसे ये होगा, हर महीने महीने ओवर महीने एक पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, ये कहना मुश्किल है। पर लॉन्ग टर्म में एफआईआईज हैव ऑलवेज बीन बायर्स, और उसका बस एक ही रीजन है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया में हमेशा डेवलपिंग मार्केट्स के, डेवलपिंग वर्ल्ड के हिसाब से अच्छा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट 1-1.5 साल से अगर आप देखिए तो इंडियन ग्रोथ और अमेरिकन ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा है। और तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई आपको इमर्जिंग मार्केट्स या इंडिया जैसे मार्केट्स में जाने की क्या जरूरत है, और मार्केट्स यहाँ पे अच्छे चले भी, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं लास्ट 6 महीने से बहुत बिकवाली हुई है। मैं तो ये कहूंगा कि इतनी बिकवाली के बाद भी हमारा मार्केट इज नियरली एट ऑल टाइम हाई, 4-5%, 6% नीचे है ऑल टाइम हाई से। अगर ये बिकवाली बंद भी हो जाती है, सही है, खरीदारी में नहीं भी बदलती है, तो भी लोकल लिक्विडिटी इज फेयरली स्ट्रांग टू कीप द मार्केट स्टेबल। और अगर कंपनीज परफॉर्मेंस जो हमको लगता है अगले 2 क्वार्टर के बाद से जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वगैरह खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा और कंपनीज बढ़िया ग्रोथ दिखा सकेंगी, ड्यूरेबल ग्रोथ, तो ये मार्केट में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो मुझे बहुत ज्यादा वरी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये हमेशा एक शॉर्ट टर्म फिनोमिनन रहा है। 6 से 8 महीने, 1 साल से ज्यादा कंटिन्यूअस एफआईआई सेलिंग नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इंडिया को एक अच्छा मार्केट लॉन्ग टर्म के हिसाब से माना है। तो ये फ्लो वापस आ ही जाएगा कभी ना कभी। चंद्रेश सर, 2021 के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न मिला
और इसमें ये भी कहा जाता है कि इस रिटर्न में आपने कोई भी शेयर लिया होता है तो सबसे आपको पैसा मिलेगा, बट 2022 के अंदर ये पहले महीने से पता लग गया था ये वैसा साल नहीं है 2021 वाला, है ना। तो अब जब साल ही ऐसा नहीं है तो हमारी सोच भी बदल जानी चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो को भी थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव, यानी किसको ज़्यादा रखें और किसको कम कर दें? सवाल है आपका कि पिछले साल आपने किसी इधर भी डाला होता रीजनेबल कंपनी में जहाँ पे थोड़ी सी भी ग्रोथ है, मार्केट जिसको हम बोलते हैं एक राइजिंग टाइड देख रहा था, बहुत पैसा आया, पीपल वर अंडर इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। इंडिया में फ्लो अच्छा रहा है लास्ट ईयर, म्यूचुअल फंड्स देखे और डायरेक्ट इक्विटी में भी देखे। ये साल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकता है दो रीजंस की वजह से। पहला, उतना शायद पैसा बाहर से ना आए। दूसरा, जो वैल्यूएशन है जिसकी बात शुरू में भी की, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे रहे, कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो आपको कहाँ जाना है? अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अपने 3-5 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, देखिए रीजन टू बी इन इक्विटी मार्केट्स यही है कि कंपनीज जो है, अच्छी कंपनीज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करेंगी। तो जो कंपनीज अच्छी ग्रो करने की, जहां आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है, कन्विक्शन है कि इस कंपनी में स्ट्रेंथ है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिनको हम कहते हैं हाई क्वालिटी कंपनीज, उन सब कंपनीज का में प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर एक फिर से एक लहर आ जाए कि फिर से पैसा वापस आ जाए, फिर तो अगेन वो राइजिंग टाइड लिफ्टिंग ऑल बोट्स वाला कहानी हो सकती है। पर आपने जैसा कहा, हो सकता है ये साल उस तरह का ना हो। अगर वो नहीं है तो लेट्स गो बैक टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स। द रीजन टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स इसीलिए है कि भाई कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, वरना तो कोई रीजन है नहीं कि आप अपना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाएं। वेल्थ क्रिएशन हैपेंस बिकॉज गुड क्वालिटी कंपनीज कीप ग्रोइंग। वो हर साल पर साल 5 साल 10 साल तक ग्रो करती रहती है। वही एक बड़ा रीजन है लोगों को एलोकेट करने का अपना जो कैपिटल है इक्विटी मार्केट में। तो वही बेस में चले जाएं, आई थिंक दैट इज अ श्योर शॉट वे। तो एवरग्रीन स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, या कभी एक जिसको हम बोलते हैं एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो, किसी सेक्टर में या किसी लार्ज कैप मिड कैप में डालना चाहिए, या मोर इम्पोर्टेंटली डाइवर्सिफाई करना चाहिए इंटरनेशनली, तो वो एक सैटेलाइट स्ट्रैटेजी हो सकती है। पर वो जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी कि आप कुछ भी खरीद लीजिए पैसा बनेगा, आई थिंक वो एक बहुत इस एनवायरनमेंट में काफी रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकती है। और मैं एक बस 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। इवन अगर हम अमेरिकन मार्केट्स देखें जो कि काफी अच्छा करे हैं, बट अगर आप नैस्डैक जैसे इंडेक्स देखिए तो 50% ऑफ द नैस्डैक जो है उसमें स्टॉक्स है फॉलन एनीवेयर फ्रॉम 20 to 40%। नैस्डैक जो अपने हाई पे था थोड़े टाइम पहले, अभी थोड़ा गिर गया है, बट इंडिविजुअल कंपनीज जहाँ पे क्वालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और वही कहानी यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है। भाई हमारे इंडेक्स ऊपर है, बट काफी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने 15 से 20-30% फ्रॉम द हाई। और ये सब लार्जली वही कंपनीज हैं, या तो उसमें वैल्यूएशन एकदम ही अनसस्टेनेबल हो रहा है, या फिर जहाँ पे लोगों को लॉन्ग टर्म कन्विक्शन उन सब बिजनेसेस पे नहीं है। तो प्ले सेफ, गेट इनटू हाई क्वालिटी जहाँ पे सस्टेन आपको विजिबिलिटी है, कन्विक्शन है। 5 साल तक ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स इफ नॉट डबल बट हाँ 70-80% ग्रो कर सकेंगी। पी अगर अभी हाई भी है तो भी आपको रीजनेबल रिटर्न, अगर पी में थोड़ा डीरेटिंग भी होता है जो मेरे ख्याल से नहीं होता है, अगर होता है तो भी आपका कैपिटल सेफ है और कुछ आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। चंद्रेश, मेरे को लगता है कि आप करीब 1000-1200 कंपनीज को तो काफ़ी क्लोजली आप अक्रॉस स्कीम्स ट्रैक करते ही होंगे, और बहुत सारे सेक्टर्स और सॉफ्ट और मतलब एकेडमिक रीजन से, नॉन इन्वेस्ट करने के रीजन से भी, सब कुछ मिला के अगर मैं ये समझना चाहूँ कि इस समय के माहौल में कितनी परसेंटेज ऑफ आपकी यूनिवर्स की कंपनियां एक रफली 20%, 25% या 15%, 25% के आसपास के अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी दे रही हैं आपको नेक्स्ट 2-3 साल, और किस तरह के सेक्टर्स को बिलोंग करती हैं ये कंपनीज? देखिए, एक तो पहली चीज, हमारा जो हम देखते काफी कंपनीज है, बट हमारा यूनिवर्स करीब 350 से 350 कंपनीज ही है। इनको हम बहुत ध्यान से देखते हैं, और इसका रीजन बहुत सिंपल है कि हम सिर्फ उन कंपनीज को देखते हैं जो कि एक्सिस की स्ट्रैटेजी रही है, जिनमें हमें लगता है कि अक्रॉस साइकिल्स इन कंपनीज में वो स्ट्रेंथ है कि वो ग्रो कर सके। उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
अब अगर इन कंपनीज को देखा जाए और अगर 3 साल का व्यू देखा जाए तो मेरे ख्याल से इसमें से 80 से 90% कंपनीज जो हैं जो 15 से 20 और उससे ज्यादा परसेंट की एनुअल ग्रोथ दिखा सकती हैं, और वो सिचुएशन अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बाकी आपने जैसे कहा 1200 कंपनीज या इन्वेस्टेबल यूनिवर्स जो लोग मानते हैं, कोई 1000 मानता है, कोई 800 मानता है, उन 500 में कोई भी कंपनी अच्छा नहीं करेगी, बट उसमें परसेंटेजेस बहुत कम होंगे। तो हम लोग हमेशा प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई इन कंपनीज में अगर मेरा लॉन्ग टर्म एडवांटेज है इसमें इन्वेस्ट करने का और इसमें अवर सक्सेस रेट कैन बी मच हायर, तो वी विल फोकस ऑन दिस। सो जैसे मैंने कहा, इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटी है। ये 325 कंपनीज भी वर्चुअली सारे सेक्टर्स में बिलोंग करती हैं। जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं इवन इन बैड एनवायरनमेंट विल ग्रो। तो हमारा यूनिवर्स का अगर आप मुझसे पूछें अगले 3 से 4 साल, तो मुझे लगता है कि ये पूरा यूनिवर्स एनीवेयर 15 to 20% और कुछ कंपनीज तो 20 से 25% भी कंपाउंडेड ग्रोथ इन अर्निंग्स दिखाएंगी। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। चंद्रेश, ऐसे में हमारे पास एक आइडियल पोर्टफोलियो के कुछ एग्जांपल्स तो हैं ही, बट फिर भी अगर आप कुछ नई इमर्जिंग ट्रेंड्स या थीम्स को आप स्टडी कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम द गोइंग ऑन द ट्रेडिशनल एंड द बेसिक वंस, तो ऐसी कोई और इमर्जिंग ट्रेंड्स या इमर्जिंग सेक्टर्स आप हाईलाइट करना चाहेंगे? तो एक तो हम लोगों ने काफी देखा है टेक्नोलॉजी लेड बिजनेस मॉडल्स। इसमें कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज अभी नई लिस्ट हुई हैं और कुछ अनलिस्टेड कंपनीज है। ये एक स्पेस एक्सिस में हम काफी क्लोजली देख रहे हैं लास्ट 3-4 साल से। और ये जिसको हम बोल सकते हैं या तो एक कंप्लीटली नया बिजनेस मॉडल है, नया अपॉर्चुनिटी मार्केट में निकाल रहा है, या फिर एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी या डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल। ये 3 चीजों से ड्राइव हो रहा है। एक तो टेक्नोलॉजी के अलाउज यू टू अटैक एन इंडिविजुअल कस्टमर, पर्सनलाइज्ड आप एक उसको एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। दूसरा, बिल्ड आउट और स्केल बिल्ड आउट करना इज मच फास्टर। उसके बहुत सारे इनेबलर्स हैं, पीपल हैव मोबाइल्स वगैरह वगैरह। तीसरा, सो टेक्नोलॉजी एक बड़ा इनेबलर है। दूसरा, टैलेंट, और तीसरा है उसमें मनी, बहुत कैपिटल अवेलेबल है। तो ये जहाँ तीनों चीजें मिल जाती हैं, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और फिर पैसा, तो जैसे आपने देखा है कि बहुत पैसा इन सब कंपनीज में जो आ रहा है, ये जब मिल जाता है तो ये मेरे ख्याल से एक नए लोग उनको यूनिकॉर्न्स बोलते हैं, सूनिकॉर्न्स बोलते हैं, पर तो ये सब में बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पर इसमें रिस्क भी है। बट ये एक एरिया है जहां मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कैपिटल और वेल्थ क्रिएशन होने वाला है। इट्स अ लिटिल रिस्की अगर आप एक एक कंपनीज देखिए, बट ऑन अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव दिस विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग एरिया। और इन्वेस्टर्स कहीं पे किसी पोर्टफोलियो में से पोर्टफोलियो अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया है डाइवर्सिफिकेशन। अगर सेम थीम हम ग्लोबल मार्केट्स में ले जाएं, बहुत कंपनीज हैं जहां पे अल्ट्रा हाई ग्रोथ है, बिकॉज अगेन सेम थिंग, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, नई अपॉर्चुनिटीज। सो ग्लोबली ऑल्सो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, या जिसको हम स्पेशल सिचुएशंस बोलते हैं, उसमें डाइवर्सिफाई करना या जस्ट ग्लोबल मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करना मेरे ख्याल से एक दूसरी थीम है। तो मेन कोर पोर्टफोलियो जैसे हम इंडियन लार्ज कैप्स या मल्टी कैप फंड्स, उसके अलावा इंटरनेशनल, और उसमें अगर आप ये नई काइंड ऑफ कंपनीज जिसमें कि हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है एंड सस्टेनेबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ व्हाट आई शुड से स्मार्ट इन्वेस्टर्स एज वेल एज टैलेंट, ये एक 3 अगर आप साथ में रख लीजिए तो आपका पोर्टफोलियो काफी कुछ पूरा हो जाएगा। Thank you very much for your time.